गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज हम प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग की बात करेंगे, जिसमें हम फेजेस के बारे में अध्ययन करेंगे कि शिक्षण करते समय हम किन किन फेजेस को हमें ध्यान रखना चाहिए, या ये कह सकते हैं कि शिक्षण के चरण को हम किन किन फेजेस में याद रख सकते हैं और किन किन फेजेस से होकर के हमें गुजरना पड़ता है, क्या क्या हमें तैयारियां करनी पड़ती हैं एक शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से और सरल रूप से विद्यार्थियों तक समझने और अर्थपूर्ण तरीके से उनको ज्ञान होने के तरीके से। हम बात करेंगे शिक्षण के चरण की। शिक्षण में क्रियाओं का विशेष महत्व होता है। क्रियाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को सीखने में बहुत अधिक सहायता मिलती है। क्रियाओं में ही सीखने का अनुभव स्वाभाविक रूप से प्राप्त होता है। शिक्षण की विभिन्न चरणों में ये क्रियाएं अलग अलग होती हैं और अलग अलग रूप से कार्य करती हैं, जिसमें से हम 3 चरण पर विशेषता ध्यान देते हैं और इसी पे ही ध्यान देकर के हम अपने शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से अग्रसर कर सकते हैं। हमारा इसमें प्रथम जो चरण है वो है शिक्षण की पूर्व क्रिया चरण। दूसरा हमारा है शिक्षण की अंतः क्रिया चरण और तीसरा हमारा है शिक्षण की उत्तर क्रिया चरण। तो फर्स्ट हमारा है शिक्षण का पूर्व क्रिया चरण। शिक्षण के पूर्व क्रिया चरण में योजना की तैयारी की जाती है। इसमें वे सभी क्रियाएं आ जाती हैं जिन्हें शिक्षक कक्षा में शिक्षण अथवा कक्षा में प्रवेश करने से पहले करता है। शिक्षण के पूर्व क्रिया चरणों में निम्नलिखित क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। पाठ्य वस्तु के संबंध में निर्णय लिया जाता है। प्रस्तुतिकरण के लिए या प्रेजेंटेशन के लिए पाठ्य पुस्तक के अवयवों की क्रमबद्ध व्यवस्था की जाती है। शिक्षण की युक्तियों के संबंध में निर्णय लिया जाता है और शिक्षण युक्तियों का वितरण किया जाता है। अर्थात हम इन सभी क्रियाओं के बारे में यह कह सकते हैं कि जब हम कक्ष में प्रवेश करते हैं, तो हमारी क्या धारणा है या हम क्या सोच के आए हैं कि हम विद्यार्थियों को किस विधि के द्वारा पढ़ाएंगे। तो कक्ष में प्रवेश करने से पूर्व जो हम तैयारी करते हैं, कक्ष में प्रवेश करने से पूर्व जो प्लानिंग की जाती है या कह सकते हैं जो हम तैयारी करते हैं कि हमें क्या कंटेंट विद्यार्थियों को पढ़ाना है और हमें किन उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है जिससे हमारे विद्यार्थियों की विकास में सहायक हो, और कौन सा पाठ्य वस्तु के संबंध में हमें कौन सी प्रविधि का प्रयोग करना है, कौन से हमें लर्निंग आउटकम्स को तैयार करना है जिससे विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को रिलेट करते हुए हम वर्तमान ज्ञान से उसको रिलेट कर सकें या वर्तमान कंटेंट से रिलेट कर सकें। दूसरा हमारी बात यहाँ ये आती है कि हम किन युक्तियों के संबंध में क्या निर्णय ले रहे हैं, मतलब हम कौन कौन सी अप्रोचेज स्ट्रेटजीज प्रयोग कर रहे हैं, किस विधि का प्रयोग कर रहे हैं और वो विधि क्या है, क्या हमें हमारे इस कंटेंट में ये प्रविधि लगानी चाहिए या नहीं चाहिए, क्या ये स्ट्रेटजीज लगानी चाहिए या नहीं चाहिए। इन सभी का ध्यान हमें प्लानिंग पे ध्यान देना होगा। अर्थात हमें कक्षा में जाने से पूर्व हमें अपनी प्लानिंग पे ध्यान देना होगा कि क्या हम कक्षा में प्रवेश करने से पूर्व जो प्लानिंग कर रहे हैं वो हमारे कंटेंट के लिए अच्छी है या नहीं है। क्या हमारे विद्यार्थी उस कंटेंट से या उस माध्यम से या किसी सामग्री के द्वारा अगर कोई अध्यापक पढ़ा रहा है, टीचिंग कर रहा है, तो वो बेस्ट है या नहीं है, विद्यार्थियों को सरलता से समझ में आएगी या नहीं आएगी, इस चीज़ पे हमें ध्यान देना होगा। और हमारे जो उद्देश्य हैं जो हम अपने विद्यार्थियों के लिए बनाते हैं कि हम उनका शैक्षिक विकास करेंगे, हम उनका शारीरिक विकास करेंगे, हम उनका सामाजिक विकास करेंगे, हम अपने विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करेंगे, तो क्या हमारा ये विकास विद्यार्थियों तक उनका जो विकास होना है वो इन कंटेंट के द्वारा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमें कक्ष में प्रवेश करने से पहले हमें शिक्षण का जो पूर्व क्रियात्मक चरण है उसको कंप्लीट करना पड़ता है या प्रिपेयर करना पड़ता है या प्लानिंग करनी पड़ती है, योजना बनानी पड़ती है हमको कि हम किस योजना के तहत अपने विद्यार्थियों तक अपने कंटेंट को, अपने ज्ञान को उन तक पहुंचा पाएंगे
ये हमें शिक्षण की पूर्व क्रिया चरण में डिसाइड करना होता है। नेक्स्ट हमारी बात आती है शिक्षण का अंतः क्रिया चरण। अब यहाँ पे भी वही बात आ गई कि शिक्षा का अंतः क्रिया चरण अर्थात कक्षा में प्रवेश कर चुके हैं आप। जो पूर्व क्रिया चरण था तो कक्षा में प्रवेश करने से पहले। अब यहाँ पे हमारी बात आती है शिक्षा का अंतः क्रिया चरण। शिक्षा में आप प्रवेश मतलब कक्षा में आप प्रवेश कर चुके हैं, आप शिक्षण करने जा रहे हैं। जैसे ही आप कक्षा के अंदर प्रवेश करते हैं तो आपका टीचिंग का जो कौशल है आपका वो स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ पे हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे वो हम पढ़ते हैं। यहाँ पे शिक्षण के अंतः क्रिया चरण में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जिन्हें शिक्षक कक्षा में प्रवेश करने के समय से लेकर पाठ्य पुस्तक को प्रस्तुत करने तक के समय तक करता है। P.W. जैक्सन ने कहा है कि शिक्षक विद्यार्थियों को अनेक प्रकार की शाब्दिक तथा अशाब्दिक प्रेरणा प्रदान करता है, व्याख्या करता है, प्रश्न पूछता है, विद्यार्थी उत्तर देते हैं या शिक्षक के द्वारा उत्तर दिया जाता है और उनका पथ प्रदर्शन करता है एक शिक्षक। फिर हम यहाँ पे निम्नलिखित क्रियाओं को सम्मिलित करते हैं अंतः क्रिया चरण में कि हमें किन किन बातों को ध्यान देना है। कक्षा के आकार व उसकी अनुभूति, अधिवक्ताओं का निदान या अधिगंताओं का निदान या कह सकते हैं समस्याओं का निदान। और नेक्स्ट है हमारा क्रिया तथा प्रतिक्रिया। क्रिया तथा प्रतिक्रिया के अंतर्गत भी हम निम्नलिखित क्रियाओं को संबंधित करते हैं। प्रेरक का चयन, पृष्ठपोषण, पुनर्बलन, शिक्षण युक्तियों का विस्तार, प्रेरकों का प्रस्तुतिकरण। अब हमारा यहाँ पे बात आती है कि हम जब कक्षा में प्रवेश करते हैं या एक अध्यापक जब कक्षा में प्रवेश करता है तो किन किन बातों को जो प्लान करके आया है, पूर्व में जिन बातों को प्लान करके आया है या प्लानिंग बना के आया है। जैसे कि हम अधिकतर देखते हैं कि बीएड के विद्यार्थियों को लेसन प्लान के आधार पे ही शिक्षण कार्य करना होता है। आज भी विद्यालयों में जो विद्यालय चल रहे हैं जहाँ पे शिक्षा दी जाती है, वहाँ पे बहुत से विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पे हमें प्लान तैयार करना होता है, लेसन प्लान तैयार करना होता है। तो लेसन प्लान तैयार करने की एक महत्वपूर्ण भूमिका यही है कि जब हम कक्षा में पढ़ाने जाते हैं उससे पूर्व ही हमें उसे डिसाइड करना होता है कि क्या हम जो प्लानिंग कर रहे हैं, जो हम विद्यार्थियों को पढ़ाने जा रहे हैं, उससे पहले हमारी क्या तैयारी है, जिससे हम कक्षा में जाकर के किसी भी प्रकार की असमंजसता की स्थिति में ना फंसें कि हमारा कंटेंट क्या है, विधि प्रविधि क्या है, व्यवस्थाएं क्या है, किस सामग्री का प्रयोग हो रहा है, कक्षा के आकार के आधार पर हम सामग्री को उपस्थित कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या वहाँ पे कोई समस्या है तो उसका निदान हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। विद्यार्थियों की जो समस्याएं हैं उनका भी निदान करना वो कक्षा में प्रवेश करने के बाद हो पाएगा। जब आप कक्षा में जाते हैं, अपने कंटेंट को पढ़ाते हैं, अगर विद्यार्थी को किसी कंटेंट के बारे में नहीं समझ में आता है, विद्यार्थी उससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछता है, अगर आप उसका समाधान करेंगे या उनकी समस्याओं का निदान करेंगे तो वह अंतः क्रिया चरण के अंतर्गत आएगा, क्योंकि वो कंटेंट आपको कॉन्फिडेंटली आपको वो लर्न है, आपको पता है कि कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं उसमें जिससे विद्यार्थी ना समझ पाए या उनकी समस्या खड़ी हो सकती है, लेकिन उसके समाधान के लिए आपको ही एक कदम आगे बढ़ाना होगा। क्रिया प्रतिक्रिया, इसमें क्रिया प्रतिक्रिया में कुछ चीज़ें इसमें जोड़ी हैं। प्रेरक का चयन, पृष्ठपोषण और पुनर्बलन, शिक्षण युक्तियों का विस्तार और प्रेरक का प्रस्तुतिकरण। क्रिया प्रतिक्रिया का आधार ये है, यहाँ पे शिक्षक और विद्यार्थी या शिक्षक या कह सकते हैं बालक बालिकाओं का, दोनों का ध्यान दिया गया है। क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया एक तरफ से क्रिया होना ही अच्छा शिक्षण नहीं माना जाता है। हम आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये कह सकते हैं कि क्रिया प्रतिक्रिया जब तक दोनों साइड से ना हो, विद्यार्थी की साइड से और शिक्षक के साइड से, शिक्षक कोई कंटेंट पढ़ा रहा है, अगर विद्यार्थी को समझ नहीं आ रहा है तो वह उसका समाधान करने के लिए शिक्षक से प्रश्न पूछ सकता है, क्वेश्चन पुट आउट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड कंटेंट पूछ सकते हैं, जिससे कि जो विद्यार्थियों को समझ नहीं आया है अध्यापक उन्हें सही से पढ़ा पाए, सही से समझा पाए, उसका सही से विस्तार कर पाए। और इसमें शिक्षक को आवश्यक है कि वो उनका पुनर्बलन करते रहे, उनको पृष्ठपोषण देते रहे। समय समय पर विद्यार्थियों को पृष्ठपोषण की आवश्यकता होती है,
समय समय पर विद्यार्थियों को पुनर्बलन की आवश्यकता होती है, जो कि कह सकते हैं कि विद्यार्थियों के उन्नति के मार्ग में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट अब हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। इसमें शिक्षण का उत्तर क्रिया चरण, शिक्षण का उत्तर क्रिया चरण की अगर बात करते हैं, इसमें इस चरण में शिक्षण कार्य समाप्त हो जाने के बाद शिक्षक विद्यार्थियों के व्यवहार का मापन करने के लिए उनसे मौखिक और लिखित रूप से प्रश्न पूछता है, जिससे निष्पत्ति या अचीवमेंट का मूल्यांकन हो जाता है। मूल्यांकन पक्ष में उन सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। शिक्षण के उत्तर क्रिया चरण में निम्नलिखित क्रियाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन के शुद्ध रूप की परिभाषा, मूल्यांकन की उक्त विधि व प्रविधि का चयन व प्राप्त साक्ष्यों के शिक्षण नीतियों में परिवर्तन। अब जैसे हमने पूर्व में पढ़ा, शिक्षण के पूर्व के चरण में पढ़ा कि हम कक्षा में प्रवेश करने से पहले जो योजना बना के जा रहे हैं वो हमें कक्षा में लागू करनी है। फिर हम अंतःक्रिया में आए कि हम कक्षा में प्रवेश कर चुके हैं, हमें किन की जो योजना बना के लाए हैं उसको हमें फॉलो करना है। हमने अंतःक्रिया में उसको फॉलो किया। अब शिक्षण का जो उत्तर क्रिया चरण है, इसके अंतर्गत यह है कि जो आपने विद्यार्थियों को पढ़ाया, जो ज्ञान दिया, क्या उनके मस्तिष्क में वह समझ में आया या नहीं आया, वो अपने व्यवहार में उस चीज़ को ला पाए या नहीं ला पाए। अगर वह उस चीज़ को अपने व्यवहार में नहीं ला पाते हैं तो ये समस्या का एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है समस्या पर, कि विद्यार्थी को अगर वह नहीं आया तो अंतःक्रिया चरण में अध्यापक को उसे उस कंटेंट को दोहराने की आवश्यकता थी। तो इसका मूल्यांकन किस आधार पर किया जाएगा, वो हम उत्तर क्रिया चरण में करेंगे कि विद्यार्थियों ने जो ज्ञान अर्जन किया है उसकी विधि कुछ भी हो सकती है, लिखित हो सकती है, मौखिक हो सकती है, या आप किसी एक्टिविटी या गतिविधि का आयोजन करवा करके उस चीज़ का उत्तर विद्यार्थियों से निकलवाना चाहते हैं। तो इसमें मुख्य जो हमारी 3 क्रियाएं दी गई हैं, शिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को शुद्ध रूप में परिभाषित करना। व्यवहार परिवर्तन अधिकतर हमने देखा होगा कि कक्षा में कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो प्रश्नों का उत्तर देने में कतराते हैं, जल्दी अपने अंदर की जो हिचकिचाहट है उसको खोल नहीं पाते हैं। वो किस तरह से अपने अंदर की जो हेजिटेशन है उसको निकाल दें और अपने प्रश्नों को पूछें, जिससे उनके अंदर जो नहीं समझ में आया है वो समझ सकें। नेक्स्ट है हमारा मूल्यांकन में विधि प्रविधि। अगर हम मूल्यांकन कर रहे हैं, इवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो हम कौन सी विधि, कौन सा परीक्षण, कौन सा मूल्यांकन का क्षेत्र अपना रहे हैं उसको यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा। लास्ट है हमारा प्राप्त साक्ष्यों से शिक्षण नीतियों में परिवर्तन, अर्थात विद्यार्थियों को जो हमने या लिखित या मौखिक रूप से जो हमने उनका इवैल्यूएशन किया है, अब हम उसका जब मार्किंग करते हैं, ग्रेडिंग करेंगे, चाहे अंक तालिका अंक दे करके उनको उनका परीक्षा वो करेंगे कि वो कितने अंक उनने प्राप्त किए हैं, 10 में से 8 हैं, 5 हैं, 2 हैं। तो विद्यार्थियों की जो उनकी ग्रेडिंग है या उनको अंक प्राप्त हुए हैं, उस आधार पे हम यह निकाल पाएंगे कि जो हमने विद्यार्थियों को पढ़ाया है वो उनको कितना समझ में आया। अगर विद्यार्थी अधिक अंक लाते हैं, अधिक अंक ला करके अपनी योग्यता दिखाते हैं कि वो योग्य हैं और सक्षम हैं, और विद्यार्थी अध्यापक की बातों को समझ पा रहे हैं, कोई उनको अगर समस्या नहीं है, तो वो बहुत ही अच्छे अंक से उनका इवैल्यूएशन मूल्यांकन होगा। और जो विद्यार्थी कम अंक प्राप्त कर रहे हैं, जो विद्यार्थी कम अंक ला रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है कि उनकी जो समझने की क्षमता है वो उसमें कुछ अलग प्रविधियों को या गतिविधियों को जोड़ करके उनको समझाया या पढ़ाया जाए तो वो बहुत जल्दी समझेंगे उस चीज़ को। तो इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। तो सुधार कौन करेगा? एक शिक्षक करेगा कि क्या उसके द्वारा पढ़ाया गया जो ज्ञान था, जिस विधि का प्रयोग किया गया था, जिस स्ट्रैटेजी को उसको क्लास में लगाया गया था, वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ। अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो उसको नई प्रविधि को उसी विषय को, उसी कंटेंट को, विषय वस्तु को पढ़ाना चाहिए और पढ़ाने के
योग्य अपने को भी बनाना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आए। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि उपरोक्त से हमें यह स्पष्ट होता है कि शिक्षण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षण की क्रियाओं के 3 चरणों को इस प्रकार से व्यवस्थित करना चाहिए कि जहाँ तक एक और विद्यार्थियों की चिंतन प्रणाली तथा कार्य प्रणाली में आवश्यक परिवर्तन अथवा विकास को, वहाँ दूसरी ओर उनके द्वारा उनमें सृजनात्मक चिंतन का भी विकास हो, जिससे वे वास्तविकता को पहचान कर अपनी आंतरिक व्यवस्था के साथ बाह्य अनुभव का समन्वय करने में दक्ष हो सकें। अंत में हम यही कहते हैं और यही समझ भी सकते हैं कि जो शिक्षण की 3 प्रक्रिया है या 3 चरण हैं, उनको इसी आधार पर ही व्यवस्थित किया गया है या इसी आधार पर ही डिवाइड किया गया है कि हम टीचिंग करते समय या शिक्षण करते समय किन विधि प्रविधियों का प्रयोग करेंगे और किस प्रकार से हम उनको फॉलो करेंगे। और जो पूर्व क्रिया चरण में तभी योजना बनाने या लेसन प्लान बनाने की एक इसमें सुझाव दिया जाता है कि अगर हम किसी भी विषय या विषय वस्तु का अध्ययन कराने के लिए कक्षा में प्रवेश करते हैं तो एक अध्यापक को भी अपने अध्यापन का कार्य में निपुण होना चाहिए। और फिर अंतः चरण में यह है कि जो योजना बनाई है उसे हमें लागू करना है। फिर लास्ट में जो हमारा निकलता है कि हम जो हमने पढ़ाया है वो उस चीज़ का हम मूल्यांकन किस आधार पे करेंगे। तो इन सभी बातों को हमें अपने शिक्षण में ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो फेजेस ऑफ टीचिंग है, शिक्षण के चरण हैं, वो किस प्रकार से हमारे पूर्ण हो सकेंगे। इस प्रकार से मैं आप लोगों के लिए भिन्न प्रकार की वीडियो उपलब्ध कराती रहूँगी और आशा करती हूँ कि आप लोग मेरे कंटेंट को देखेंगे, पढ़ेंगे। धन्यवाद।